नमस्कार। प्रवास साखी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश संबंधों की, रूस यूक्रेन युद्ध की, इजराइल हमास संघर्ष की और पाकिस्तान में चल रहे एक नए अभियान की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सर बांग्लादेश से ही करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हाल ही में भारत यात्रा पर आई थी। उन्हें जल्द ही चीन की यात्रा पर भी जाना है। इससे पहले उन्होंने कहा है कि तीस्ता परियोजना पर भारत और चीन दोनों के प्रस्तावों पर विचार करेगा बांग्लादेश। इसे आप कैसे देखते हैं? नीरज जी, देखिए, ये सही है जैसे आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के इनविटेशन पर वो आई थी, उनके जी। स्वेरिंग इन में तो आई ही थी। जी, जी, जी। और उसके बाद वो पहली हेड ऑफ स्टेट थी जी। जो कि इस स्टेट तीसरे विजिट पर टर्म आई। में जी। वो सबसे पहले आई यहाँ पर। जी। और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव उस समय बातचीत हुई थी। जी। और इनफैक्ट 10 एग्रीमेंट साइन हुए हैं अभी जी। तो कितने दिन हुए ही जी। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो हुए थे। और उन्होंने खुद बोला था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है, बहुत फ्रूटफुल बात हुई है। जी। और ये एक धुरी बन गया है, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में इस तरह की बातचीत और दोनों को आगे बढ़ने के लिए। जी। और उन्होंने बल्कि यहाँ तक नाम लिया है कि विकसित भारत उधर उन्होंने कहा, और स्मार्ट बांग्लादेश जी। उन्होंने बोला कि ये विजन है बनाने का, जी। और दोनों हम साथ ले करके चलेंगे। तो ये उन्हीं का कहना था। और देखिए, पॉलिटिकल में सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, बॉर्डर मैनेजमेंट, जी। कनेक्टिविटी, इन सारी चीज़ों पर बातचीत थी। और ये एग्रीमेंट्स इसमें हुए हैं जो हम देखेंगे। और उसके अलावा भी आप देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी लेके आए थे, उससे सबसे ज़्यादा उसका बेनिफिट अगर देखा जाए, उसका फ़ायदा बेनिफिशियरी देखा जाए तो बांग्लादेश रहा है। जी। मतलब यहाँ तक कि 25% फ़ायदा तो बांग्लादेश को हुआ है, ये जो भारत की पॉलिसी है उसके हिसाब से। तो ये इनके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये चलता ही रहा है। और अभी भी जो ट्रीटीज देखिए जो हुई हैं, इससे पहले आप देखिए जो बिम्स्टेक वाली जितने देश हैं, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इनको सबको मिला करके, जितने नेपाल, तो इन सबको मिला करके भी हम आगे चल रहे थे। उसमें भी बांग्लादेश का है। और ये जो बिम्स्टेक कनेक्टिविटी हो रही थी, बिम्स्टेक की मतलब भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, थाईलैंड से आगे तक की वो पूरी कनेक्टिविटी आसियान देशों तक जा रही थी, जो जिसके लिए भारत ने प्रपोजल रखा है और उस पर काम भी चल रहा है। तो ये जो है ये चीज़ें ले करके, और काफ़ी दिनों से क्या मैं कहूँगा, जब से अभी प्रधानमंत्री इनकी हैं 10 साल से, तो ये चल ही रहा है इनके साथ। और इसी बीच में तकरीबन 2 बिलियन का ट्रेड भी आपस में हो रखा है बांग्लादेश का और भारत का। इसमें जो मेन एग्रीमेंट्स हैं, हमने पहले ही बात की, इसमें इवन जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें रेलवे के साथ MOU साइन हुआ है, भारतीय रेलवे के और बांग्लादेश के साथ। वहाँ पर इवन आर्मी का जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है और बांग्लादेश का जो डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज है, उसके साथ भी MOU साइन हुआ है डिफेंस एजुकेशन उसको आगे बढ़ाने के लिए। और जो इवन जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, नॉर्मली हमारे यहाँ बारिश में आप देखते हैं, अर्थक्वेक में ये कॉमन हो गया है, उसके लिए भी बातचीत हुई है। और जो एक आपको याद होगा, जो गंगा वाटर ट्रीटी थी 1996 की, उसको भी रिव्यू करने पर बातचीत, मतलब आगे बढ़ने के लिए संकेत इसमें थे कि ये उसको बढ़ाया जाएगा। और इससे पहले भी बॉर्डर पर देखिए, जो छोटे मोटे इनक्लेव्स या जमीन की जो चल रही थी, उस पर काफ़ी भी चीज़ें हुई थी सेटल करने के लिए। तो काफ़ी बीच में फर्क पड़ा है। लेकिन देखिए, कोई भी देश संबंध एक के साथ ही नहीं रखना चाहता, हर एक अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाना चाहता है। और बांग्लादेश की अगर आप बात करें तो देखिए, इनकी प्रधानमंत्री ने ही कहा था इस इलेक्शन के बारे में कि फॉरेन इंटरफेरेंस कितना हुआ था, और टोटल हिंट उनका अमेरिका से था कि वहाँ से इंटरफेरेंस हुआ था, क्या क्या उनको बताया गया था कि आप बेस दीजिए, मिलिट्री बेस दीजिए, हम आपको बाकी चीज़ें करेंगे। तो ऐसी चीज़ें आती रही हैं।
और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं भारत और बांग्लादेश में अभी भी जो नहीं है। और हम सब जानते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेशन है, जी, जो लोग आते रहते हैं वहाँ से, इंसर्जेंसी, कुछ इंसर्जेंट्स या टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं कुछ ऑपरेट करते थे, कुछ जी, अभी भी कुछ वहाँ पर हैं। ये चीज़ आपस में है ही। उल्फा है, सब जानते हैं उल्फा के कैडर्स वहाँ थे। जो एनडीएफ है उसके भी, देन जो त्रिपुरा का है नेशनल लिबरेशन फ्रंट वगैरह, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में बात चलती रहती है। उसके अलावा जो कुछ और जिहादी ग्रुप्स हैं, जो ये जमाते इस्लाम करके है, हुजी के भी कुछ वहाँ पर हैं, जी, एचयूएम तो और आईएसआई का वहाँ पर है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के कुछ ये जो प्रॉब्लम्स हैं दोनों देशों के बीच में इसमें हैं। तीस्ता प्रोजेक्ट जी, भी एक है जिसको लेकर के अभी तक उसके ऊपर हालांकि उसकी बातचीत हुई है जी, और अभी भी ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो है तीस्ता पर हमसे बिल्कुल उनको शेयर। साथ में नहीं लिया गया है, तो वो भी चल रहा है। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर हमारा है या चिकन नेक एरिया बोलते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बारे में भी उसके सिक्योरिटी को लेकर के भारत बहुत चिंतित है, क्योंकि उधर से चीन जो है उसके ऊपर नज़र गड़ाए हुए है जी, हर तरह से, क्योंकि उस पर वो करेगा तो नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरा कट सकता है। तो भूटान और बांग्लादेश को, दोनों को इसीलिए उनके ऊपर वो जो उसकी पॉलिसी है डेट ट्रैप जो हम कह रहे हैं उसको जी, लेकर के उनको सुनहरे सपने दिखाता रहता है, वो इनके साथ वो भी कर रहा है। जी, दूसरी जो बीच में है बॉर्डर किलिंग्स इन द सेंस की जो बांग्लादेश राइफल्स हैं और जो हमारी बीएसएफ है, इनके बीच कुछ फायरिंग्स होती रहती हैं बीच में, उसको भी लेकर के कुछ ये पॉइंट्स हैं जी, जो कि आपस में थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अभी जो बात मुख्य है, देखिए तीस्ता के पानी की जो मुख्य बात है, और जिसमें आपने कहा है कि इसमें चीन भी प्रपोजल चीन ने अपना दिया है उसको जी, डेवलपमेंट के लिए, और भारत ने भी उसके ऊपर, भारत ने कहा कि नहीं, क्योंकि ये जब चीन का प्रपोजल आया तो एक बाइक पता लगा भारत को कि भाई जी, चीन ये स्टडी कर लिया है, प्रपोजल दे रहा है, और हमारे लिए वो डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट होता। क्योंकि इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि देखिए एक ऑलरेडी सबमरीन बेस बना रहा है चीन वहाँ पर, और नेचुरली वो भी जो है हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट होगा। और वो पूरी कोशिश कर रहा है चीन कि बे ऑफ बंगाल में किसी न किसी तरीके से वो अपनी प्रेजेंस लाए, जिससे कि उसको डोमिनेट कर सके और भारत के ऊपर प्रेशर डाल सके। जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं सिक्योरिटी की जो ले करके भारत चिंतित है। और ये जो प्रपोजल है, देखिए तीस्ता में बेसिकली एक डैम बनाने का, बाकी उसकी डैम का मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ है, पानी की बातचीत है। और ये तीस्ता की हम अभी बात कर रहे थे, इसे मेरे ख्याल से 2011 में मनमोहन सिंह उस समय थे, उस समय ये बातचीत चल रही थी कि 37.5% पानी लीन सीजन में 37.5% जो पानी है वो बांग्लादेश के पास जाए, और 42.5% भारत के पास, और 10% जो है फ्री फ्लो और माइनर्स के लिए। लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि काफ़ी अपोजिशन हुआ जी, इसको विद इन अपने देश में। और तीस्ता देखिए बेसिकली वेस्ट बंगाल, मतलब ये सिलीगुड़ी अपना सिक्किम से होते हुए वेस्ट बंगाल में, और फिर आती है बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, और फिर समुद्र में चली जाती है। तो ये जो है इन्होंने जो अभी बोला है, जो शेख हसीना ने, प्रधानमंत्री ने, कि भाई जो भी चीज़ बेनिफिशियल होगा, जो भी प्रोजेक्ट मीन्स भारत या चीन का, जी, जो बांग्लादेश के लोगों के लिए बेनिफिट उनके फ़ायदे का होगा, उसको देख करके हम जो है फैसला करेंगे। करेंगे। जी, दूसरा उन्होंने बोला कि जो भी इसके ऊपर लोन या जो भी खर्च होगा उसको रीपेमेंट कैसे है वो भी हम देख करके, और उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि भारत चिंतित है, और भारत के लिए ये जो है सिक्योरिटी सिचुएशन ये एक चिंता का विषय है। और अगर चीन इसमें आ जाता है तो वास्तव में भारत की सिक्योरिटी के लिए एक फ़र्क डाल सकता है। जी, अभी जो इनकी प्रपोज्ड विजिट है, ये पहले से है कि 8 से 11 जुलाई के बीच में इन्होंने जाना है, शेख हसीना ने चीन।
और चीन की देखिए, मैंने जैसे हम लोग बात कर रहे थे, डेट डिप्लोमेसी तो है ही है। चीन अभी भी एशिया में उसका लार्जेस्ट पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर बांग्लादेश का। जी मिलिट्री हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मिलिट्री वेपन्स काफ़ी चीन के इनके पास हैं। हालांकि बिल्कुल उन्नत किस्म के तो नहीं हैं, लेकिन वेपन्स मैक्सिमम इनके पास, चाहे आप गन्स कीजिए, चाहे टैंक्स कहिए, या अभी जैसे कुछ पुरानी सबमरीन्स भी वो दे रहा है इनके पास। जी तो ये जो है सप्लायर वही है। और बीच में आपको याद होगा, हम लोगों ने यहाँ भी डिस्कस किया था 1 महीने पहले, कि काफ़ी अभी बांग्लादेश में मिलिट्री ने बोला है कि जो इक्विपमेंट चीन से आया है उसमें काफ़ी खराबी हुई है। जी पुरानी इक्विपमेंट है, कई बार तो ये है कि जो राउंड्स हैं, गोले हैं, वो फटे नहीं हैं। अच्छा तो जी ऐसे ऐसी चीज़ें उन्होंने है, लेकिन अभी भी इसके पास चीन अभी भी लाइन ऑफ क्रेडिट में देखिए, उसने 2023 में 1.1 बिलियन डॉलर उसने दिया है बांग्लादेश को। तो वो डेट में तो उसको ला रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी भी जो है बांग्लादेश ने 5 बिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए मतलब वो चाहता है चीन से लेना। बांग्लादेश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी है, रादर स्टेबल है नहीं। उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए हैं। जी होम फ्रंट पर भी उसको काफ़ी उनको वो है, क्योंकि उनको पता है इस बार इलेक्शंस कैसे हुए। जी कई डेमोन्स्ट्रेशंस बांग्लादेश में हो रखे हैं, जी महंगाई वहाँ पर है। अभी ये समझिए, जो उनकी पेट्रोल, डीजल और फ्यूल प्राइसेस हैं केरोसिन के, 1 साल में 3 बार बढ़ाई जा चुकी हैं जी पिछले साल में। तो उससे भी इनको काफ़ी प्रॉब्लम है। और अभी तक देखिए, चीन ने तकरीबन 7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है जी इसमें बांग्लादेश में। और चीन के कंपनीज के पास तकरीबन 23 बिलियन डॉलर तक का ऑर्डर्स हैं बांग्लादेश से, बांग्लादेश में काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जी तो ये कुछ काफ़ी ज़्यादा आप देखिए उसमें इन्वेस्टमेंट और इसके एड वाली जो चीज़ें आ रही हैं। ये भी है कि जो इनकी विजिट है उसमें एक पॉइंट ये भी चाहते हैं, और चीन भी देगा, कि जो ब्रिक्स है उसमें बांग्लादेश को भी शामिल किया जाए। जी तो बांग्लादेश चाहता है कि या तो उसको मेंबर बनाया जाए या डायलॉग पार्टनर की हैसियत दी जाए। हालांकि शुरू में तो डायलॉग पार्टनर देते हैं, बाद में ये करते हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है उसमें। और इसमें जो 2-3 पॉइंट हैं, बिकॉज बांग्लादेश का एक्सपोर्ट्स काफ़ी अभी कम हो गए हैं। और पहले अमेरिका देखिए काफ़ी इंपोर्ट्स करता था, उसने भी कम कर दिया है बीच में, जब इनके बीच में मनमुटाव हुआ था इन चीज़ों को लेकर के। जी तो बांग्लादेश चाहता है कि इनके जो 2-3 मेन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लेदर है, जी इनके सिरेमिक्स हैं, और इस तरह की जो मेन कुछ चीज़ें हैं, इवन टेक्सटाइल्स में काफ़ी आगे था, लेकिन टेक्सटाइल्स तो चीन को भी नहीं चाहिए, वहाँ भी जी काफ़ी कुछ है। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं चीन इनसे ले, जिससे कि ट्रेड रेशियो बना रहे। क्यों? एक्सपोर्ट्स इनके सिर्फ तकरीबन 50 मिलियन डॉलर के आसपास हैं, इंपोर्ट्स वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हैं, जी 15 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है बल्कि। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ले करके वहाँ ये जाएंगी। और लेकिन आपने देखा है कि चीन ज़रूर इन्फ्लुएंस करना चाहता है, और बांग्लादेश को तो ज़रूर चाहेगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश में उसको मिल जाता है एक फुटहोल्ड, तो भारत के लिए वो काफ़ी मुश्किलें कोशिश करेगा। जी कर सकता है, नहीं कर सकता है तो बात की बात है, तो कोशिश तो ज़रूर करेगा जी ऐसे करने के लिए। जी तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बांग्लादेश से ज़रूर उनकी अपने सिक्योरिटी, अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए बांग्लादेश की नेशनल इंटरेस्ट को भी हम साथ में लेके चलें, और विश्वास दिलाएं कि हम जो है सक्षम हैं बांग्लादेश की मदद करने के लिए। जी और जो कुछ पॉइंट्स हैं आपस में, उनको जो है मिल बैठ करके बातचीत से और ग्राउंड लेवल पर जा करके उनका निराकरण हो आपस में। खास करके जो ये मैंने कहा कि बॉर्डर इश्यूज़ हैं, चाहे लैंड का है, चाहे इमिग्रेशन का, इलीगल इमिग्रेशन का है, या जो कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इनको जो है इनके बारे में बातचीत हो, और इससे दोनों का फ़ायदा होगा अगर ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो। सर, रूस यूक्रेन युद्ध अब किस मोड़ पर है?
नीरज जी, देखिए जो रूस यूक्रेन का है, इसमें अभी मुख्य मुद्दे अगर देखा जाए तो दो हैं। एक तो यूक्रेन को जब से अमेरिका और यूरोप के देशों ने ये कह दिया है कि वो रूस के अंदर इनके हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, उन जगहों पर जहाँ पर कि रूस का मिलिट्री या सैन्य साजो सामान है, स्टोर्स हैं, डिपोज हैं या ट्रुप्स इनके कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन के ऊपर, वहाँ वो इस्तेमाल कर सकता है हथियार इन देशों के, अमेरिका के ने और नाटो ने जो इसके या यूरोप के देशों ने दिया हुआ है, और उससे उसने कुछ नुकसान भी किया है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर अपना काफ़ी फोकस डाला है और वहाँ पर जो 2-3 जगह पर उसने काफ़ी नुकसान किया है रूस का। एक जगह पर जब उसने फायर किया तो 6 लोग, तकरीबन 4 मारे गए हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं और कुछ नुकसान भी हुआ है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 100 के आसपास घायल हुए हैं, लेकिन जो मरे हैं 4 लोग। और पूरा ब्लेम इसका रूस ने अमेरिका के ऊपर डाला है कि अमेरिका की वजह से ये हो रहा है, और जो मिसाइल्स फायर की गई हैं वो यूक्रेन अपने आप नहीं कर सकता। डायरेक्शन, हर एक चीज़, प्रोग्रामिंग उसका लॉन्च और सब जो है अमेरिका के देख रेख में हुआ है। उसके बाद रूस जो है वो अपना ऑपरेशन तेज किए जा रहा है, खास करके खार्किव इलाके में, डोनेट्स्क के इलाके में, और उसमें जो है वो चाहता है कि जब तक जो भी समय हैं, 1 महीना या 1.5 महीने या 2 महीने में, कि ये वेस्ट के जो हथियार हैं, पश्चिम देशों के हथियार यूक्रेन में आएँ, उससे पहले वो मैक्सिमम जो है कब्जा कर ले। और खार्किव उसका फोकस पॉइंट है। खार्किव में काफ़ी इलाके जो है खाली कराए जा चुके हैं अभी, क्योंकि इनकी सेना काफ़ी आगे बढ़ गई है रूस की। और एक वो बहुत बड़ा डर है यूक्रेन के लिए, क्योंकि खार्किव कीव के बाद सबसे बड़ा, उसका दूसरा सबसे बड़ा शहर है व्यापारिक हिसाब से, ट्रेड, इकोनॉमी, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सबके हिसाब से। मिलिट्री बेसेस वहाँ, मिलिट्री इंडस्ट्री है वहाँ। तो ये जो है अभी मुख्य जो चीज़ें हैं उसी के ऊपर है। और एक जो इंटरनेशनल स्टडी फॉर वॉर है अमेरिका में, उसका ये कहना है कि रूस जो है मैक्सिमम चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक गेन्स जो हैं उसको वहाँ पर मिले, फ़ायदा उठा ले इस टाइम पीरियड का, जब तक कि बाहर की सपोर्ट वहाँ पर आ रही है। और रूस जो है अपना कंसंट्रेशन इसी पर रखे हुए है। दूसरा, रूस उसके जो एनर्जी सेक्टर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसने फोकस किया हुआ है नुकसान पहुंचाने का। और ऑलरेडी जेलेंस्की ने बोला है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, कि 50% उनके जो खास करके इलेक्ट्रिक सप्लाई की जितनी जो टोटल इंडस्ट्री है, 50% तबाह हो चुकी है, रूस ने तबाह कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम जानते ही हैं। और अभी जो यूक्रेन का है, यूक्रेन पहले तो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी न ट्रुप्स हैं, न उसके पास जो हथियार हैं या सामान है। जब तक आते नहीं है तब तक वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। सामान आने के बाद भी इसके पास मैन पावर नहीं है, खुद के पास ट्रेंड मैन पावर जो उसके ऊपर काम कर सके। इसीलिए मजबूरी में अभी पश्चिम के कुछ देश अपने जो है ट्रुप्स वहाँ किसी न किसी रूप में भेज रहे हैं, या तो सिविल एडवाइजर बना करके या कोई लॉजिस्टिक्स के नाम पर वहाँ भेज रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर। हाँ, अभी जो है देखिए, अभी चेकोस्लोवाकिया ने तकरीबन 50,000 से ज़्यादा, 50,000 और 1 लाख के बीच में आर्टिलरी शेल्स, आर्टिलरी के जो गोले हैं, शेल्स गन्स के लिए, वो भेजा है वहाँ पर। लेकिन 23 जून को एक मिसाइल अटैक किया था क्रीमिया में यूक्रेन ने, जिसको मैं पहले कह रहा था कि उससे नुकसान हुआ, और इससे जो है अमेरिका और रूस के बीच में तनाव काफ़ी बढ़ गया है।
और जिसको कि रूस ने सीधा अमेरिका को ब्लेम किया है। इसमें जो है अभी इसको लेकर के रूस काफी अपने यहाँ तनाव में है, क्योंकि उसको लग रहा है कि रूस की जनता अब ये समझ रही है कि यूक्रेन रूस के अंदर आकर के अटैक भी करेगा, और ये चीज पुतिन को भारी पड़ रही है। जहां तक जेलेंस्की का सवाल है, वो बहुत प्रेशर में थे ही, अभी भी प्रेशर में है। और उन्होंने अभी जो डोनेस्क में उनके फोर्स कमांडर थे, पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जो फोर्स कमांडर, उनको उन्होंने बदल दिया है, क्योंकि वहाँ उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था, उनकी पॉलिसीज से फर्क नहीं पड़ रहा था, रूस आगे बढ़ता आ रहा था, तो अब उन्होंने वहाँ बदला है। और इसी बीच में जैसे मैं कह रहा था कि तनाव इतना बढ़ गया है अमेरिका और रूस के बीच में। तनाव तो पहले से बढ़ गया था बीच में, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो अमेरिका के ड्रोन्स और बाकी चीज़ों पर नुकसान कर रहे हैं, खास करके ब्लैक सी के इलाके में। और अभी पुतिन ने खुद बोला है, इनके जो राष्ट्रीय रक्षा सचिव हैं उन्होंने बोला है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पश्चिम देशों को और अमेरिका को। खासकर उन्होंने बोला कि हम रिटेलिएशन करेंगे, हम इसका जवाब देंगे, जो खासकर कीमिया में जो हुआ है और जो मिसाइल या इनके हथियार यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है रूस के अंदर। तो इसको लेकर के तनाव इतना बढ़ गया कि अभी जो है रूस के जो अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने बात की रूस के डिफेंस मिनिस्टर से। इनके बीच की जो बात हुई है, ये पिछले साल मार्च 2023 के बाद, आई थिंक 14 मार्च को इनकी बातचीत हुई थी, और उसके बाद उस समय जो रूस के रक्षा मंत्री थे उनके साथ, और अभी जाकर के इनकी बात हुई है इसी को लेकर के। और दोनों ने इसमें एक दूसरे को ब्लेम किया है। रूस ने डायरेक्टली बोला है कि ये जो घटना हुई है ये अमेरिका की वजह से हुई है, अमेरिका के इशारे पर हुई है, अमेरिका ने पूरा टेक्निकल और लॉजिस्टिक्स इसका रेफरेंस दिया है, मदद की है यूक्रेन को सीधी। तो ये डायरेक्ट ब्लेम किया इन्होंने। और जहां तक उनका सवाल था अमेरिका का, उन्होंने ये कहा कि नहीं, यूक्रेन जो है फ्री है, वो अपने टारगेट खुद सेलेक्ट कर रहा है, खुद कर रहा है। तो कहने का मुख्य एम है कि ये चीज़ें अब ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी बीच में न्यूक्लियर वॉरफेयर की देखिए रूस ने पूरी तैयारी कर ली है, बेलारूस में और खुद भी। तो ये चीज़ें अगर बढ़ गई तो ये आगे जाकर के आगे काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और रूस जो है और एग्रेसिव हो जाएगा, और उसका नुकसान भी, अगर एग्रेसिव हो जाएगा उतना नुकसान भी करेगा इनका। दूसरा, रूस ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के साथ उसने कॉम्प्रिहेंसिव एक पैक्ट कर लिया। वियतनाम के साथ जा करके पुतिन ने दोनों जगह गए थे, वहाँ अपनी पैक्ट किया, ट्रीटी साइन की, सिक्योरिटी चीन के साथ है ही, अभी ईरान के साथ भी वो ऐसा करने वाले हैं। तो पुतिन भी अब एग्रेसिव हो रहे हैं, बाहर के देशों के साथ जा रहे हैं उनसे मिल करके और ऐसे पैक्ट साइन कर रहे हैं जिसका कि इफेक्ट सीधा पश्चिम के ऊपर और अमेरिका के ऊपर पड़ने वाला है। अमेरिका को अभी अपने उन्हें एक और न्यूक्लियर जो उनकी फ्लीट थी उसको जापानी सी में जापान के पास भेजा है, उधर नॉर्थ कोरिया का, जब इन्होंने देखा कि इनके आपस की बातचीत हो गई। पुतिन ने ऑलरेडी बोल रखा है कि जो देश अमेरिका की खिलाफत करते हैं उनको जो है हथियार और साजो सामान देंगे। तो इन चीज़ों को लेकर के चीज़ आगे बढ़ चुकी है और लगता नहीं है ये कि ये युद्ध जल्दी समाप्त हो पाएगा। रूस ने ऑलरेडी, पुतिन ने या रूस ने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रखी है, जो सैनिक या सैन्य साजो सामान की है, और अमेरिका ने खुद बोला है कि जो अभी तक हथियार साजो सामान मौजूद हैं इनके पास, रूस के पास, उसको लेकर के वो 2025 तक लड़ाई जारी रख सकता है। तो ये
एक बहुत अच्छी पहल नहीं है, क्योंकि जो अभी पहल की थी, पीस समिट हुई थी स्विट्जरलैंड में, उस समय कोई खास बात नहीं हो पाई, खास आगे नहीं बढ़ पाया। और अगर इस तरह ये लड़ाई चलती रही, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे लंबी लड़ाई हो रही है, और ऐसे आगे बढ़ती रही तो ये नुकसान होना जो होगा, इनफैक्ट नुकसान होगा पश्चिमी देशों का भी, अमेरिका का भी, और अमेरिका वेस्ट में भी, मिडिल ईस्ट में भी, इजराइल और हमास की लड़ाई में भी, और ईरान के साथ वहाँ भी इन्वॉल्व रहेगा। यहाँ ऑलरेडी है यूक्रेन में, उधर नॉर्थ कोरिया के पास भी। अगर ये हो गया तो ये जो सारे देश हैं पश्चिम के, उनको भी मुश्किल आ सकती हैं, और ये जो विश्व युद्ध तो शायद ना हो पाए, लेकिन दुनिया जो है 2-3 खेमे में बढ़ सकती है, जिसका आगे चल करके नुकसान सभी का होगा। सर, इजराइल हमास संघर्ष के बीच ही इजरायली प्रधानमंत्री को घरेलू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका इजराइल के संबंधों में तनाव के बीच इजरायली मंत्री भी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं। इस सबको आप कैसे देखते हैं? नीर जी, जो इजराइल हमास है इनकी लड़ाई तो हम बात करते रहे। देखिए अभी माहौल क्या है वहाँ का। अभी वहाँ जो है, बाकी इजराइल तो जारी रखे हुए है राफा में, गाजा में पूरा, और वो हमास के ठिकाने के ऊपर उसकी नज़र है, हमास के लोगों के ऊपर उसकी नज़र है। जो कुछ बच्चे हैं उनको ख़त्म करना चाहता है कि अक्टूबर 7 रिपीट नहीं हो। लेकिन जो सबसे बड़ी दर्दनाक बात है वो है मानवीय जो त्रासदी है वहाँ की। हज़ारों मर गए, 38,000 के आसपास मारे गए ऑलरेडी वहाँ पर। लेकिन एक भूखमरी जो है, ये एक लड़ाई का एक नया तरीका वहाँ हो गया है। काफ़ी मौतें हो रही हैं कि वहाँ एड पहुँच नहीं रही है, सहायता नहीं पहुँच पा रही है, भूखमरी है। ये बात यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, अमेरिका ने खुद बोला है, दुनिया के देशों ने बोला है कि ये चीज़ वहाँ पर चल रही है। दूसरा, जो पीस प्लान अभी जो बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया था, जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने भी मंजूर कर दिया था, पीस प्लान कहा गया था, जो बाइडेन ने कहा था कि ये पीस प्लान जो शांति का प्रस्ताव है वो नेतन्याहू ने, जो इजराइल के प्रधानमंत्री ने दिया है। लेकिन नेतन्याहू ने अभी 2 दिन पहले ये कहा है कि वो जो है पार्शियल सीज फायर तो करेंगे, लेकिन फुल सीज फायर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमास का खात्मा चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि अक्टूबर 7 की वाली त्रासदी हो। उधर हमास कह रहा है कि वो फुल सीज फायर चाहता है। हमास का ये कहना है कि वो जो है तभी रिलीज करेगा हॉस्टेजेस को जब फुल सीज फायर होगा। नेतन्याहू के लिए हमास की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हॉस्टेज की रिलीज, और हमास ये जानता है कि जो हॉस्टेज उसके पास उसने ले रखे हैं 120 हैं, शायद तो कहा जा रहा है कि 30-40 की मौत ही होगी, 80 या 85 बच्चे होंगे। वो एक बहुत बड़े हथियार हैं, वो अपने हाथ से वो जाने ही नहीं देना चाहता। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि मुख्य बिंदु वहां पर बन गया है अभी। और इसी बीच में इजराइल ने तो खास करके ये कह दिया है कि हमास जो गाजा में है, अभी भी है, उसको हम पूरा हर हालत में ख़त्म करेंगे। हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो गया है लेबनान में, और अब इजराइल चाहता है कि वहाँ पर फुल फ्लेज ऑपरेशन करें, वहाँ पर जो कुछ साल पहले हुआ था। अमेरिका ये नहीं चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक और फ्रंट हिजबुल्लाह के साथ खुले, क्योंकि अगर वहाँ लेबनान में फ्रंट खुल गया तो ईरान, चूंकि हिजबुल्लाह ईरान समर्थित है, हो सकता है ईरान भी डायरेक्टली वहाँ इंटरफियर करे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगी अगर जो चीज़ अभी नेतन्याहू चाहते हैं उस हिसाब से हुआ तो। और यही एक वजह है। अभी दूसरी चीज़ एक और है इसमें, एक और एंगल, तीसरी जो चीज़ है वो है कि इजराइल के पास भी हथियार और साजो सामान की कमी है। पहले इनके पास 500 पाउंड और 2000 पाउंड के जो बॉम्ब्स थे, काफ़ी थे, जो इस्तेमाल कर रहे थे पिन पॉइंट टारगेट्स के ऊपर। अब वो नहीं है, अब कम है इनके पास। और ऑलरेडी इसकी खेप जो बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने रोक रखी है, जो इनके पास नहीं आ रही है।
नॉर्मल कुछ सामान आ रहा है, लेकिन ये जो इनको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी इनके लिए मुश्किल है अभी। और जहाँ तक इनके पास है सपोर्ट बेस भी नेतन्याहू का कम हो रहा है, दुनिया में भी और खुद के देश में भी। यही एक वजह है कि जो इनके रक्षा मंत्री हैं गलांत, तो गए हैं अमेरिका में, जहाँ जा करके जिन्होंने वहाँ पर उनके जो रक्षा सचिव हैं लॉर्ड ऑस्टिन से भी मिले हैं, बातचीत की है। उन्होंने ये बोला है कि अमेरिका और इजराइल साथ साथ हैं, अमेरिका हमेशा मदद करता है, करता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, कुछ हमारे बीच में डिफरेंसेज हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हम साथ चलेंगे। और वहाँ ये भी आया है कि जो अमेरिका ये नहीं चाहता है कि हिजबुल्लाह के ऊपर डायरेक्ट अटैक लेबनान में घुस करके इजराइल करे, जिसकी तैयारी इजराइल ने कर रखी है। वो चाहता है, ऑलरेडी उसने अपने नॉर्थ में लेबनान के बॉर्डर पर अपने ट्रुप्स भेजने शुरू कर दिए हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं इनके बीच में, जो ये वहाँ पर गए हैं बातचीत करने के लिए। जो हमने बात की अभी साजो सामान की, बॉम्ब्स की और बाकी जो चीज़ें हैं, रॉकेट एमुनिशन की, आर्टिलरी एमुनिशन की, उसके बारे में भी बातचीत हुई है वहाँ पर। कहा तो ये भी जा रहा है कि गैलेंट तो वहाँ पर गए हैं, गैलेंट हो सकता है कि अमेरिका उनको आगे ले आए, नेतन्याहू के ऊपर ले आए, उनका एक रिप्लेसमेंट ले आए, क्योंकि नेतन्याहू की जो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन जो है उसके साथ नहीं बन रही है। हालांकि नेतन्याहू जुलाई में अगले महीने जा रहे हैं अमेरिका, वहाँ कांग्रेस को भी वो एड्रेस करेंगे, लेकिन डायरेक्ट बातचीत उनकी नहीं हो रही है। और वो जो बाइडेन से उनकी डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई है। और वो खुद भी जो बाइडेन, इनकी जो फिलॉसफी है, जो फिलॉसफी और पॉलिसी है इनके बारे में, गाजा के बारे में, उससे सहमत नहीं है। दोनों के बीच में असहमति है। इस वजह से एक कयास लगाए जा रहे हैं कि जो रक्षा मंत्री इनके वहाँ गए हुए हैं, हो सकता है उनको अमेरिका आगे लाए, और अगर चेंज ऑफ लीडरशिप हो इजराइल में तो उनको आगे लाया जाए। लेकिन अभी ये लगता नहीं है इस हिसाब से। हालांकि अगर आप देखें तो पहले इनके बीच में पिछले साल मार्च में शायद मनमुटाव हुआ था नेतन्याहू और जो गैलांट हैं इनके बीच में, इस वजह से जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के। उस समय कैबिनेट से बाहर भी कर दिया था इनको, लेकिन दोबारा इनको कैबिनेट में लिया था पब्लिक प्रेशर के ऊपर। और ये लड़ाई जब शुरू हुई है तब से ये साथ में है, लेकिन तब इन्होंने बीच में एक बार फिर कहा था नेतन्याहू के बारे में कि अभी वो इतने ज़्यादा क्लियर पॉलिसी लेकर के नेतन्याहू नहीं चल रहे हैं। तो ये लगता नहीं है कि इतनी जल्दी पीस प्लान कुछ संभव हो पाएगा, लेकिन बात जरूर हुई होगी। और यह भी हुआ होगा कि ये जो लड़ाई है ये बढ़े नहीं, रीजनल लड़ाई नहीं बने, इजराइल हमास के बीच में रह जाए। और ख़ास करके जो मानवीय सहायता का है, वो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाया जाए। ये भुखमरी ना हो, लोग मारे नहीं जाएं, जैसे कि दुनिया ये ना देखे, ये मैसेज नहीं जाए कि अमेरिका जो है इस तरह की चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज़, ईरान जो है इसको सीधा इसके अंदर नहीं आए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़े। और जो टू नेशन थ्योरी है, जिसको सभी देश, दुनिया के देश, अमेरिका भी मान के चल रहा है कि वही एक फार्मूला है, वो कैसे आगे बढ़े। पोस्ट वॉर, लड़ाई के बाद की इजराइल और गाजा या पैलेस्टीन कैसे हों, उसके ऊपर भी असहमति थी। वो कैसे होगा, उसमें भी ज़रूर बातचीत इसमें हुई है कि आगे बढ़ें। और अगर पीस प्लान के बारे में बातचीत होती है, आगे बढ़ता है, तो एक बहुत अच्छी बात होगी। सर, पाकिस्तान ने जो अज़्म इस्तेहकाम अभियान शुरू किया है, उसका मतलब क्या है? नहीं, देखिए, इसको अज़्म जो इस्तेहकाम है उसका मतलब तो ये रिजॉल्व फॉर स्टेबिलिटी जी, जो इसका मीनिंग है। मतलब हम अपने उसमें कहें तो मतलब स्थिरता का
संकल्प कि स्थिर रहे चीजें अच्छा, हमारी। स्थिरता का संकल्प। हाँ जी। जी तो मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं वो, जी कि स्टेबिलिटी रहे। जी और पिछले कुछ सालों में, कहिए दिनों में, क्या सालों में, दिनों में, जी जितने वहाँ पर ये आप मुजाहिदीन कहिए या टेररिस्ट अटैक्स कहिए विद इन द कंट्री आउटसाइड, जी चाहे टीटीपी का था, चाहे हुजी था, चाहे बाकी जितने थे, अफगानिस्तान के साथ देखिए, अफगान तालिबान वो कहते हैं, जी वहाँ पर बॉर्डर पर फायरिंग भी हुई थी उनके जी साथ। जी ईरान के साथ हमने बातचीत की थी कि इनके साथ इन्होंने ईरान ने इनके यहाँ टेरिस हाउडाउट जी पर अटैक किया जी था, ये वहाँ पर वहाँ किए पे थे कर मिसाइल। तो जी मतलब चीज़ें काफ़ी कुछ बढ़ गई थी। जी सालों से ये ग्रे लिस्ट में थे जी आईएमएफ के, जी टेरर फंडिंग के ऊपर, टेररिस्ट के ऊपर, और इनको पैसे नहीं मिल रहे थे। इकोनॉमी की हालत हम जानते हैं कि कितना बुरा हाल हो रखा है। जी मिडिल ईस्ट से भी इनको बहुत कुछ नहीं मिल रहा था। जी चाइना का प्रेशर था, चाइना सीपीसी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर था, 10 साल से वो चल रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। जी कंप्लीट हो जाना चाहिए था 4-5 साल पहले। वहाँ पर चीन के जितने इंजीनियर्स, इनकी गाड़ियाँ, 3-4 बार अटैक्स हुए हैं। आपने, हम जी लोगों ने डिस्कस भी किया इस जी पर। चीन ने भी बहुत प्रेशर डाला था इनके ऊपर। जी और अभी जो विजिट पर गए थे शहबाज शरीफ, वहाँ पर, वहाँ भी ये पॉइंट आया था जी कुछ करने के लिए। चीन ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आप हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, इस कॉरिडोर में $62 बिलियन लगा रखा है चीन ने जी सीपीसी कॉरिडोर पर, जी और उसका नुकसान हो रहा है क्योंकि उसको कुछ वापस तो मिल नहीं रहा है। जी तो उसने ये कहा था कि अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो हम खुद अपनी करेंगे। जी मतलब चीन अपनी आर्मी लेके आता, और आप जी समझ जाइए अगर चीन की आर्मी आती जी तो क्या हालत होती पाकिस्तान के जी अंदर। वो कोई नहीं चाहेगा, कितना भी चीन पैसे दे, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुश नहीं होंगे चीन जी के इंटरफियरेंस से। जी तो ये चीजें लेके चल रहे थे। और 22 जून को इन्होंने मीटिंग की, प्रधानमंत्री इनके शहबाज शरीफ ने, कैबिनेट मीटिंग में, जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीम एलिमेंट, टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, इनको हम खत्म करेंगे। जी तो इसलिए उन्होंने ये बनाया, और उन्होंने कहा कि ये कंबाइंड एफर्ट होगा, सिर्फ आर्मी नहीं, आर्मी सिविल सारे मिल करके ये करेंगे। और मेन फोकस इन्होंने रखा है खैबर पख्तूनख्वा में। हालांकि बहुत डिटेल्स नहीं दिए जी इन्होंने, बट फोकस इन्होंने उधर उधर का रखा हुआ है। और ऑफ कोर्स बलूचिस्तान में, 2 ही जगह जहां पर की मेन वो है। हालांकि इनकी तो अंदर भी काफ़ी अटैक्स हुए हैं, जी पाकिस्तान के मेन उसमें सिंध पंजाब में भी हुए हैं। और देखिए, इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इनके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, जी जो सिर्फ फौज देख रही है, लेकिन उससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं है। अभी भी जो इन्होंने नाम दिया है अजम इस्तेकाम, इसका अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि हमें कुछ बताया नहीं है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि कौन करेगा, कहाँ होगा, किस तरह होगा। जी कि पिछले बार जब इन्होंने 2-3 किए थे, उसमें ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा हुआ था। ये भी ट्राइबल एरियाज ही हैं जहाँ जी इन्होंने लोगों को खाली करा दिया था जगह। जी और अभी इनके जो टेरर ग्रुप्स हैं, देखिए आपने, मतलब हम, ये तो जो पब्लिक नॉलेज में है कि 50 से ज़्यादा टेरर ग्रुप्स के बेसेस पाकिस्तान में हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। हालांकि ये कहते हैं नहीं, लेकिन वो अब तो इनके यहाँ खुद ही कर रहे हैं वो। जी और कुछ टेरर ग्रुप से, देखिए टीटीपी है, अब टीटीपी तो इन्हीं की है। जी टीटीपी को अगर आपको याद होगा, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उनसे संधि की थी, जी उनको जेलों से रिहा किया, जी और कुछ लेके चल रहे थे कि आगे शांति स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। नहीं हुआ जी तो ये सब चीज़ें कितना आगे जाएगा ये कह नहीं सकते। और इन्होंने पहले भी देखिए 2-3 ऐसे ऑपरेशन चलाए थे। जी एक जर्म ए अज़्ब था, जी और राह ए हक था। जी अब इनमें दोनों में इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए थे अपने ही उसमें ट्राइबल एरियाज, यही इन्हीं इलाकों में उन्होंने चलाया था, जिसमें कि काफ़ी लोगों का के ऊपर असर पड़ा था। उनको वहाँ से जगह छोड़ के जाना पड़ा था, काफ़ी लोग मारे भी गए थे। तो इन चीज़ों को लेकर के जो इनका अपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर वही करेंगे फिर फ़ायदा क्या है इसका। जी तो इन्होंने ये बोला है कि नहीं, उस तरह का नहीं होगा ये ऑपरेशन, ये सिविल और मिलिट्री दोनों कंबाइंड होगा, मिल करके करेंगे, और लोगों का इस पर ट्राइबल एरिया या स्पेसिफिक नुकसान नहीं होगा। ये मल्टी डोमेन, मल्टी एजेंसी जो गवर्नमेंट ने बोला है कि इस तरह का ऑपरेशन होगा।
और नेशनल प्लान अगेंस्ट टेररिज्म, इनको एक 2014 में ये लेके आए थे, उसको ये रिवैम्प कर रहे हैं। जी। उसी प्लान को लेकर के दूसरे रूप में उसी को लेकर के ये चलेंगे। मतलब 2014 से आप देख लीजिए 10 साल तो उससे कुछ फायदा हुआ नहीं जी। लेकिन अब उसी को लेके चलेंगे। किस रूप में कितना चलेंगे कहा नहीं जा सकता। तो ये जो है अब ये कुछ खास इनका लगता नहीं है कि ये अचीवमेंट होगा जी। इससे। हाँ, दिखाने के लिए जरूर है। जी। 2-3 चीजें जैसे मैं कह रहा था अभी, एक तो यह है कि दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम एक्शन प्लान बना लिए हैं, जी। एक्शन लेंगे। क्योंकि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आईएमएफ से देखिए लोन नहीं मिल रहा था, जी। ग्रे लिस्ट में था ये टेररिज्म के ऊपर। उससे निकलने की वो है कि हाँ उस वहाँ से आईएमएफ से वो निकाल दे जी। ग्रे लिस्ट से टेररिज्म के। बाकी जो नाम है यूएन में देखिए कितने इनके ग्रुप्स का नाम आता है, जी। वहाँ भी है। तो ये चाहते हैं कि ये दिखाएं कि हम जो है एक्शन ले रहे हैं और एक केस बनाएं दुनिया को दिखाने के लिए। इंटरनेशनल या बाकी जो देश हैं वो कहें कि हाँ एक्शन ले रहा है पाकिस्तान, जो कहा जी। जा रहा था कि अभी तक एक्शन नहीं ले रहा है, और अमेरिका भी कह रहा था। जी। दूसरा, जो पिछले इनके एक्शंस थे जैसे हम बात कर रहे थे, उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। जी। तो इनको अभी दिखाना पड़ रहा है कि हम रिवैम्प करके कुछ नया करने जा रहे हैं। नया करने तो क्या जा रहे हैं, मेरे हिसाब से नया नाम दे रहे हैं कि जी। करने वाले तो इनके वही हैं जो पहले कह रहे थे। दूसरा, टीटीपी से देखिए जो हम अभी बात कर रहे थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसको ये कहते हैं कि इसका बेस अफगानिस्तान में है। जी। तो क्या अफगानिस्तान में जा करके अटैक करेंगे उनके ऊपर? जी। अभी भी अफगानिस्तान तालिबान के साथ ही इनकी नहीं बनती। जी। इनकी वहाँ बॉर्डर फायरिंग हो रखी हैं। जी। हाँ, मैसेज जरूर देना चाहते होंगे टीटीपी को और अफगान तालिबान को या बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको। दूसरा, जो देखिए चाइना एंगल तो आप लेके चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा कि ज़्यादा प्रेशर चाइना का जरूर है इनके ऊपर कि भाई ये कार्रवाई करने के लिए, जी। क्योंकि चीन को बहुत नुकसान हो रहा है हर एक तरफ से। चीन के लोग मारे जा रहे थे। देखिए शुरुआत हुई थी 2007 में, जब एक ब्यूटी पार्लर था कोई या मसाज पार्लर चाइनीज था, पेशावर में था शायद, जहाँ पर कि इन्होंने मिलिटेंट्स ने अटैक किया था और बंधक बना के ले गए थे चाइनीज़ को। तो ये जो वहाँ से शुरुआत होकर और अभी तक इनके अगेंस्ट चले जा रहा है। इस महीने के मई में, पिछले ही उसमें महीने में देखिए, मार्च में सॉरी, जब इनकी एक बस जा रही थी जी। चीन के जो टेक्नीशियंस थे बॉर्डर उसके लिए जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर गवादार में, वहाँ पर जी। जो है उनके ऊपर अटैक हुआ था, जबकि सिक्योरिटी भी थी उनकी अच्छी और खासी। सिक्योरिटी बिल्कुल। तो ये जी। सब जो चीज़ें थी इसकी वजह से काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर था। और चीन का भी काफ़ी प्रेशर था। अभी चीन के एक प्रधानमंत्री गए हुए थे इनके शहबाज शरीफ, वहाँ बात हुई थी, वहाँ भी इसके ऊपर आया था। उनके भी, चीन के भी दो हाई लेवल जो वहाँ पर उनके गवर्नमेंट के हैं लोग, वो आ रखे थे यहाँ पर बातचीत के लिए इस मामले पर। तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन का प्रेशर भी है और बाकी जो प्रेशर इनके ऊपर है दुनिया का वो तो है। लेकिन देखिए कुछ मेन चीज़ें हैं। पहली बात तो कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है इस बीच में। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में दूसरों को लिया नहीं। खुद भी इनके पास इतनी पॉलिटिकल जो बैकिंग कहते हैं लोगों की वो नहीं है, क्योंकि सबको पता है किस तरह इलेक्शन हुआ और किस तरह लोग आए और कितना प्रदर्शन हुआ इनके खिलाफ। तो इनके पास भी इतनी पॉलिटिकल और या लोगों की बैकिंग नहीं है कि ये ले करके चलेंगे। क्योंकि अगर जनता साथ में रहती है तो चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती हैं। ये जनता ही साथ में नहीं रहेगी तो होगा कैसे जी। दूसरी जो इनकी है कि जो टेररिस्ट बेसेस हैं इनके, चाहे टीटीपी की लीजिए, चाहे जो बलूचिस्तान के बलूची ग्रुप्स हैं, वो एक बेस में तो रहते नहीं, अब शिफ्ट करते रहते हैं। तो कहाँ कहाँ ये चलते रहेंगे। और आप देखिए कितने अटैक्स इन्होंने किए इनके मिलिट्री बेसिस पर, कितने लोगों को मारे पिछले 3-4 महीनों में। कहा तो ये जा रहा है कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं जी पिछले 1 साल में, और 700 से ज़्यादा छोटे मोटे बड़े इंसिडेंट्स, सारे छोटे इंसिडेंट्स भी लीजिए बड़े भी मिला करके ऐसे होते रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अब इन्होंने
इन्हीं टेररिस्ट को कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको ये भारत और भारत के खिलाफ ही लॉन्च करते रहे हैं जी कुछ दूसरे में भी। ईरान भी कहता है, ईरान ने खुद बोला था कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप से बलोच वगैरह के बेसेज इनके यहाँ हैं। जी सुन्नी शिया जो है कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इनके बीच में रहती रहेगी। तो ये चीज़ें कैसे दूर कर पाएंगे? और आईएसआई जो ऐसे ग्रुप्स को ट्रेन करके भेजती रही है वो कहाँ जाएगी, क्या जी करेंगे वो, जी उनको कैसे रोकेंगे? दूसरा, अगर ये टेररिस्ट बेसिस इन टेररिस्ट को इधर उधर करते हैं या कहीं और लगाते हैं, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन से में कई बार देखा गया है कि आईएसआई कुछ टेररिस्ट को ट्रेन करेगी भारत के खिलाफ और बाकी उसमें काम करने के लिए। तो जी कई बार एक मुखौटा भी ये होता है जी कि दोनों काम करने के लिए। अगर वो होगा तो भारत अगर जवाब देगा फिर ये क्या करेंगे, जी किस तरह? और भारत ने जवाब तो दिया है। और इन्होंने जैसे अभी जम्मू में जो लेटेस्ट हुआ था, जो पिलग्रिम्स पर बस रियासी के वाला, ऊपर रियासी जेएनके वाला। में, जी उसमें रियासी में बड़ा क्लियर था, वो तो जी सबूत सामने आया है। जी अब वो भी है कि भारत अगर जवाब देगा तो फिर कैसे होगा? खर्च ये नॉर्मल तो है नहीं, खर्च इसके ऊपर बढ़ेगा। और ये खर्च इन्होंने, हालांकि इसका इन्होंने कर लिया है कि डिफेंस बजट अपना इन्होंने 18% बढ़ा दिया है, लेकिन वो आएगा कहाँ से? जी ये तो किसी न किसी कीमत पर ही होगा। और अगर ये जिसे हम कहते हैं तालिबान अफगानिस्तान या तालिबान जो तालिबान अफगान तालिबान है या टीटीपी के बेस अफगानिस्तान में, तो क्या अफगानिस्तान में घुस करके जाएंगे वहाँ ये करने? जी और उसके बाद इनके रिलेशंस कैसे होंगे अफगानिस्तान के साथ? और फिर चीन और अफगानिस्तान के रिलेशंस पर भी फर्क पड़ेगा, जी क्योंकि ये क्लियर हो रहा है कि चीन इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो ये हो रहा है इसके ऊपर। फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप टेररिस्ट के ऊपर जाओगे, लेकिन जो टेररिज्म या रेडिकल आइडियोलॉजी है जो पूरे पाकिस्तान में चल रही है, या जो ये अपने मदरसों से लेकर के और बाकी जगह टेररिस्ट ग्रुप्स को इन्होंने छोड़ दिया है, वो खुलेआम ये आइडियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उसको कैसे रोकेंगे? जी और अगर ये इसके ऊपर बढ़ते हैं इस तरह, तो क्या पाकिस्तान 3 फ्रंट पर टेररिज्म लड़ पाएगा? जी एक, भारत की तरफ अगर टेररिस्ट बढ़ रहे हैं तो भारत भी तो उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। दूसरा, अफगानिस्तान ने भी बोल रखा है, वो भी बोल रखा है अफगानिस्तान ने, तालिबान ने, कि वो चुप नहीं बैठेंगे जी अगर ऐसी कार्रवाई होगी। और तीसरा, इनका इंटरनल खुद कार्रवाई। तो क्या ये 3 फ्रंट लेके चल पाएंगे एक साथ जी टेररिज्म के फ्रंट पर इस तरह? और ये चीन, ईरान या अमेरिका को तो उसको हो सकता है कि खुश कर सके, क्योंकि अमेरिका ने तो एंडोर्स कर दिया है, कि अमेरिका ने बोला है कि वो अच्छा है कि एक जो प्लान बना रहे हैं और वो सपोर्ट कर रहा है कि हाँ टेररिज्म का अंत होना चाहिए। जी तो ये सपोर्ट कर रहा है इनके एफर्ट्स को। लेकिन क्या ये बाकी जो चीज़ें हैं, इंटरनल जो इनकी पॉलिटिक्स है, इंटरनल सपोर्ट जो हम बात कर रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या इनके लोग हैं, उनका कहाँ से मिलेगा? आप देखिए फूड इन्फ्लेशन का क्या हाल है, जी लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, पानी, बिजली, फ्यूल, मतलब पेट्रोल डीजल की हालत आप देख रहे हैं। इसको कैसे इसको कैसे रोकेंगे? जी तो टेररिज्म सिर्फ एक चीज़ से तो नहीं है, इंटरनल जो टेररिज्म है इसकी वजह से भी है इसमें। फिर इन्होंने जो अभी तक किया, देखिए ईरान से हम बात कर रहे थे, मिसाइल स्ट्राइक्स की, आर्टिलरी फायरिंग, गन्स की फायरिंग हुई अफगानिस्तान के साथ इनके बीच में। और जो हम अभी बात करते कि 1000 से ज़्यादा इनके लोग मारे गए, 700 से ज़्यादा वायलेंस हुआ है, वो तो ये रोक नहीं पाए। जी अब ऐसा, जब तक लोगों को वही कह रहे थे कि पब्लिक का अगर सपोर्ट नहीं होगा फिर ये लेके चल नहीं पाएंगे। और उन इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में देखिए आज़ादी की मांगें उठ रही हैं। अब क्या ये एक मुखौटा है वो दबाने के लिए, जी लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, कि हम जो है ये आवाज़ इस हिसाब से दबाएंगे? और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, एक अंतर्राष्ट्रीय छवि अपनी सुधारने की सोच रहे हैं कि शायद ये बोलने से हो जाए। दूसरी, आईएमएफ से लोन की जो कंडीशंस हैं वो भी डाइल्यूट हो जाएंगी और इनको मिलेगा। और अमेरिका ने भी जो टाइट इनके ऊपर अंकुश लगाया था वो भी, उससे भी थोड़ा सा मिलेगा। और देखिए
ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं समझता है, वो दोनों को लेके सोच रहा है कि अपनी झोली भरे, अमेरिका से भी और चीन से भी ले। जी और आपको याद होगा मिडिल ईस्ट में भी अरब कंट्री से भी उसको ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था। जी जी बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ये लेके चल रहा है। मतलब मेरे हिसाब से तो एक मुखौटा बना करके ये चल रहे हैं लेकर के। हाँ, मैं चाहूँगा कि ये जेन्युइन हो, जी जेन्युइन करेंगे अगर कंट्रोल तो फायदा होगा, लेकिन जेन्युइन तभी होगा जब वो भारत को साथ लेके चलें। जी भारत इनकी टेररिज्म से अफेक्टेड है, जी भारत को साथ लेके चलें, उधर अफगानिस्तान को साथ लेके चलें, ईरान को साथ लेकर के चलें। जी इनको अगर साथ में लेके चलेंगे, जिन कंट्रीज के साथ इनका जो ज़्यादा इसके ऊपर मसला है, जो ये एक दूसरे के टेररिज्म से अफेक्टेड हैं, जी तब जाकर के ये बात बन सकती है। जी लेकिन जब इन्होंने अपने ही कंट्री के, अपने ही देश के पार्टीज को नहीं साथ नहीं में बताया, लिया, जी अपने लोगों को नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह आगे बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने खास तौर पर अजम इस्तेहकाम का अर्थ भी समझाया, और ये छद्म रूप से चलाया जा रहा है या असली है, इसके बारे में भी आपने प्रकाश डाला, और साथ ही आपने बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं उसमें क्या कुछ उसके पीछे का बैकग्राउंड है और क्या चीज़ें चल रही हैं, चीन कैसे डोरे डाल रहा है भारत के पड़ोसी देशों पर, खासतौर पे बांग्लादेश पर, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने हमेशा की तरह विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा इजराइल हमास संघर्ष के जो नए आयाम उभर कर आए हैं उस पर भी आपने प्रकाश डाला। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम भी ज्ञानवर्धक है और हमारे पाठकों दर्शकों को पसंद आएगा। सर आप समय निकाल कर इस चर्चा से जुड़े, इस कार्यक्रम से जुड़े और सारगर्भित बनाए आज के कार्यक्रम को, इसके लिए आपका आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।